आप लोगों ने अपने न्यूज़पेपर में, कभी मोबाइल में बहुत खूबसूरत से, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, रंगीन सब्जियां हैं, ऐसे देखते होगे आप सोचते होगे कि क्या सच में ऐसा होता है। हाँ बच्चों, ये होता है। जैव प्रौद्योगिकी यही है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, जैव प्रौद्योगिकी है क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित कोई भी चीज़ हो सकती है, पादप कोशिका, जीवित कोशिका, शैवाल, कवक, कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया, जीवित ऑर्गेनिज्म। और टेक्नोलॉजी यानी जिन टूल्स या तकनीकी का उपयोग हम करेंगे वो है टूल्स या तकनीकी। अर्थात बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, जीवित कोशिका जैसे कोई सूक्ष्म जीव, कवक, शैवाल या उनके घटक या उनसे प्राप्त कोई भी एंजाइम जो कि मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको जो प्राप्त होता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी शब्द सब कार्ल एरेकी हंगरी के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। 1919 में उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का शब्द दिया था। और बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में सबसे पहले किरण मजूमदार शाह ने बायोकॉन इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पे उसका उद्घाटन किया था। बायोटेक्नोलॉजी है पुराने समय से चली आ रही है, इसीलिए मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी दो भागों में बांटती हूँ। एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम किसको लेंगे? आप लोग देखते होंगे कि घर में मम्मी इडली बनाती हैं, दही बनाती हैं, पनीर बनता है, ये सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। और नई बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें हम डीएनए का, ये वाले चीज़ का, जैसे इंसुलिन हमको बनाना है तो किसी बैक्टीरिया का यूज़ करके इसका डीएनए हम इसमें डालकर एक नया डीएनए बनाते हैं जिससे हमको एक नया चीज़ मिलता है। ये है नया बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी में दो सिद्धांत हैं, पहला आनुवांशिक और दूसरा होता है रासायनिक, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको बोलेंगे कि हम जब कभी किसी जीवित जो कोशिका है उसके डीएनए में फेर बदल करके, यानी मेरे को मनचाहा पसंद का डीएनए उसमें डालना है करके एक नया लक्षण वाला जीव पैदा करते हैं, वो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। और रासायनिक इंजीनियरिंग यानी अब इतने ढेरों संख्या में जब बढ़ रहे, मानो कि कोई इंसुलिन का या कोई भी वैक्सीन बन रहा है तो वहाँ पर हमको साफ सफाई तो चाहिए ही। तो ये जो सफाई और जितने भी प्रदूषण रहित जो एनवायरनमेंट बनता है ये रासायनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। आप लोगों को समझ गए होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में हम कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण कर सकते हैं, डीएनए की मरम्मत कर सकते हैं और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें फेर बदल करके अपने मनपसंद के फिनोटाइप या लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम सबसे इम्पॉर्टेंट हम पढ़ते हैं एक पुनर्योगज डीएनए या हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए। इसके नाम का अर्थ है, जैसा कि आप चित्र में देखिए, दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए लेकर हम एक नया डीएनए बनाते हैं। ये एक अलग स्रोत से दूसरा एक अलग स्रोत से एक मिलाकर हम एक नया डीएनए बनाते हैं जिसको हम रिकॉम्बिनेट या पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। और ये जो नया डीएनए बन जाता है ना, उसे हम बैक्टीरिया में डाल देते हैं या जहां हमको जिससे हमको उत्पादन करना है उस होस्ट में हम डाल देते हैं और उससे उत्पादन करते हैं। इसको मैं एक इंसुलिन के एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मधुमेह या डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो पुराने समय में क्या होता था कि जो गाय होते थे, सूअर होते थे, उनके अग्नाशय से हम इंसुलिन की प्राप्ति करते थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से साइंटिस्टों ने नया उपाय सोचा और क्या सोचा कि क्यों ना हम इन्हें ऐसे चीज़ों पर जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो और जल्द से जल्द हमको इंसुलिन प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्होंने ई कोलाई, आप चित्र में देख रहे हैं, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके द्वारा प्राप्त करने का उन्होंने सोचा। उन्होंने स्टार्टिंग क्या से किया, एक प्लाज्मिड लेते हैं, प्लाज्मिड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना एक डीएनए होता है और उसके साथ ही जैसा आप चित्र में देख रहे हैं एक गोल प्लाज्मिड, डीएनए ही है वो। अगर प्लाज्मिड
बैक्टीरिया से निकाल देते हैं तो बैक्टीरिया नहीं मरता है, क्योंकि उसके पास अपना एक डीएनए तो है। और जो प्लाज्मिड है ना, हम प्लाज्मिड ही क्यों लिए, प्लाज्मिड में एक विशेष गुण है कि ये ना बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है, यानी अपना प्रतिकृति, अपना डुप्लीकेट बना लेता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने प्लाज्मिड को चुना। प्लाज्मिड को हम कहाँ से, बैक्टीरिया से लेंगे, और हमको क्योंकि इंसुलिन चाहिए इसीलिए हम लोग ह्यूमन सेल से इंसुलिन वाला जीन लेंगे, और उसमें जैसे आप चित्र में देख रहे हो कि प्लाज्मिड लिए, प्लाज्मिड को और ह्यूमन जीन को सेम। एक और चीज़ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, एक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आणविक कैंची, जिसका डिटेल हम पढ़ेंगे। आणविक कैंची के द्वारा दोनों को काट कर, दोनों को यहाँ से हम प्लाज्मिड देखो गोल है, उसको हम कटिंग किए हैं, कटिंग किए और यहाँ से इंसुलिन का जीन लेके आए, दोनों को हम, दोनों का एक गोल डीएनए बन गया। अब इस डीएनए, ये जो डीएनए बना ना, इसी को हम लोग पुनर्योगज डीएनए, क्योंकि दो जीवों से मिलकर बना है इसीलिए इसको हम लोग रिकॉम्बिनेट या पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। फिर उसको हम लोग एक होस्ट सेल में या बैक्टीरिया में डाल देते हैं, जहाँ पर मैंने बताया प्लाज्मिड का क्या गुण है, बहुत जल्दी जल्दी प्रतिकृति यानी अपना डुप्लीकेट बनाता है, और 20 मिनट में ही वो बहुत सारे डुप्लीकेट अपने बना लेता है, जिससे हमको जल्द से जल्द क्या है, उसको हम फैक्ट्रियों में ले जाते हैं उन इकोलाइज को, और उसको साफ वगैरह करके साइंटिस्ट जो है उससे हमको जल्द से जल्द इंसुलिन मिल जाता है। तो ये एक विधि थी, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिससे हमको इंसुलिन प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही और भी कई विधियां हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की सफलता के 3 कारण थे। पहला तो डीएनए का विकृतीकरण या पुनः स्वाभिकरण। जो डीएनए होता है ना, उसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, डीएनए डबल हेलिक्स है, आप देख रहे हैं डबल हेलिक्स रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद जैसे ही, क्यों टुकड़े होते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड बंध, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए थे, उसके बाद जब उसको हम ठंडा करते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। ये एक सफलता का पहला कारण था। दूसरा था प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची, जो मैंने बताया मॉलिक्यूलर सीजर, जिसके द्वारा इस डीएनए का जो खंड है ना उसको कट करते थे। किसी डीएनए तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको कट तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए एक मॉलिक्यूलर या आणविक कैंची था, ठीक है, मैंने कि मिल गया साइंटिस्ट लोग को, उसके द्वारा जो है डीएनए के खंड को काटा जाता था। लेकिन ये जो काटा जाता था तो कहीं से भी थोड़ी ना काट देंगे, उसके लिए एक विशेष स्थान होता था जिसको बोलते थे पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ये क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जो हेलिक्स है डीएनए का, जो हेलिक्स है उसमें GGT CAGAT, नीचे की तरफ देख रहे हैं GGT CAGAT, यानी मैं अगर उसको ऊपर की तरफ से पढ़ूंगी नीचे की तरफ से भी तो सेम। जैसे आप समझ सकते हो मलयालम, मलयालम को आप सामने से भी पढ़ोगे तो MAL ऐसा आता है, पीछे से भी मैडम MADAM, पीछे से भी पढ़ोगे MADAM, यानी दोनों के तरफ से सीक्वेंस सेम है, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। और जो प्रतिबंधन एंजाइम था इसी सीक्वेंस को पहचानता है और वहाँ से उसको कट करता है। तो ये दूसरी सफलता का कारण था। और तीसरा था जीन क्लोनिंग, या हम उसको बोल सकते थे जीन संबंध तकनीकी, अर्थात किसी 2 स्रोतों से, एक स्रोत से डीएनए लिए, दूसरे स्रोत से डीएनए लिए, यानी 2 स्रोत से डीएनए लिए और लाइगेज एंजाइम की सहायता से उनको हम जोड़ दिए। और ये जो है 3 जो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के सफलता के 3 कारण थे। पुनर्योगज डीएनए के लिए आवश्यक पदार्थ व साधन, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन से आवश्यक पदार्थ व साधन जरूरी हैं। तो पहला है लयन एंजाइम। लयन एंजाइम यानी जो जीवित कोशिका, कोई भी जीवित कोशिका हो सकता है बेटा, कवक हो सकता है, पादप कोशिका हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कोई भी जो भी जीवित कोशिका है, बैक्टीरिया है, कोई भी, उसके जो बाहरी भित्ति है, जो बाहरी, इसके जैसे बाहरी भित्ति को हमको तोड़ना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, उसका डीएनए मिलेगा। तो उसकी बाहरी भित्ति को तोड़ने के लिए हमको लयन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको ये भी बात जानना जरूरी है कि हमेशा बैक्टीरिया का अगर बाहरी आवरण तोड़ना है तो बैक्टीरिया का बाहरी आवरण पेप्टोग्लाइकॉन से बना होता है, जो कि हमेशा लाइसोजाइम एंजाइम से
टूटेगा। और अगर कवक है, कवक का बाहरी आवरण काइटिन से बना हुआ है, काइटिन से, तो काइटिन को तोड़ने के लिए हमको काइटिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई पादप कोशिका है तो पादप कोशिका आप जानते हो, पादप कोशिका जो है किस उसके बाहरी आवरण किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। तो सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए हमको सेल्यूलेज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर लिपिड है तो लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, आरएनए है तो आरएनएज। आपको एक सरल उपाय बताती हूँ कि एज लग जाता है अगर पीछे तो वो एंजाइम है, तो एंजाइम के द्वारा हम बाहरी आवरण को हम किसी भी कोशिका के तोड़ सकते हैं। अब सबसे पहले आप सोच रहे हो कि बाहरी आवरण तोड़ना क्यों हमें बताई थी, क्योंकि अभी मुझको उस बैक्टीरिया के अंदर से डीएनए चाहिए, प्लाज्मिड चाहिए, इसीलिए बाहरी आवरण को तोड़ने के लिए पहला हमारा आवश्यक पदार्थ है लयन एंजाइम और दूसरा हमारा जरूरी चीज़ है विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम क्या है, जो डीएनए को कई स्थानों से कट करेगा या काटेगा। हमको तो बहुत लंबा चौड़ा डीएनए मिल जाएगा, लेकिन हमको छोटा सा डीएनए का पीस चाहिए ना, तो विदलन एंजाइम क्या कार्य करता है, डीएनए को काटने का कार्य करता है। और जो विदलन एंजाइम है 3 प्रकार के होते हैं, पहला एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा एंडोन्यूक्लियस, तीसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस नाम से स्पष्ट है, एक्सो यानी बाहर की तरफ। जो डीएनए का स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को जो बाहर की तरफ से, देखो बाहर की तरफ से कटा है, बाहर की तरफ से कट रहा है, इसके लिए इसको हम लोग एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। उसके बाद सेकंड है एंडोन्यूक्लियस, एंडो यानी आंतरिक। तो जैसे आप देखो चित्र में देखो, एंडो यानी अंदर, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है इसको अंदर की तरफ से काट रहा है, इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस बोल देंगे। और तीसरा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करता है, डीएनए को ऐसे स्थान पर काटता है कि डीएनए के जो दोनों रज्जुक है, देखो चित्र में, दोनों रज्जुक के विमुख सिरों पर अयुग्मित क्षार, यानी जैसे ये कट हुआ, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ, और ये जो बीच में बन रहा है ना, ये स्वतंत्र अयुग्मित क्षार है, जिसको हम लोग स्टिकी एंड्स बोल देते हैं। ये दोनों, ये डबल नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, तो बीच में जो टुकड़ा बचा ना उसको स्टिकी एंड्स बोलते हैं, या चिपचिपा सिरा। ये चिपचिपा सिरा बन जाता है, क्यों बनता है, क्योंकि हमको अभी दूसरा डीएनए डालना है तो उससे चिपकना है ना, इसीलिए ये चिपचिपे सिरे बन जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। हमारा जो प्रथम एंडोन्यूक्लियस है वो है HindII। HindII हमारा पहला प्रतिबंधन एंजाइम है। सर्वप्रथम स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में इन दोनों साइंटिस्टों ने बताया कि जब हम किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लेते हैं और उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम से काटकर दूसरा हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डालकर एक नया डीएनए तैयार कर सकते हैं। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, HindII। HindII के अलावा हमारे पास 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त हो चुके हैं और जीवाणुओं के 200 से अधिक प्रभेद या स्ट्रेन प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि कई प्रतिबंधन एंजाइम हैं, EcoR1, HindII, HindI, HindIII। मैंने बताया कि प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस HindII है। अब जैसा EcoR1, इसका हम EcoR1 क्या है, ये नामकरण देखते हैं, यानी हम लोग नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण देखते हैं। जैसे EcoR1 है, EcoR1 एक बैक्टीरिया है, एस्चेरेसियाई कोलाई RY13, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एस्चेरेसियाई कोलाई RY13 एक बैक्टीरिया है। तो उसका हम लोग पहला जो अक्षर है जीनस एस्चेरेसिया, जीनस का पहला अक्षर लेंगे ई। चित्र में देखो ई दिख रहा है ना, जीनस का पहला अक्षर यानी एस्चेरेसियाई कोलाई का पहला अक्षर ई लिए। सेकंड हम कोलाई स्पीसीज है उसका 2 अक्षर CO, कोलाई का 2 अक्षर लेंगे स्पीसीज का। अब तीसरा है RY13, ये इसका स्ट्रेन है जिसका हम स्ट्रेन का पहला अक्षर R लेते हैं, ठीक है, E को R हो गया। अब 1 क्या है, एक ही बैक्टीरिया से कई एंजाइम बन सकते हैं, एक ही बैक्टीरिया से कई एंजाइम बन सकते हैं, तो R1 यानी जो पहले बना वो 1, सेकंड बना वो सेकंड, ऐसे कई बन सकते हैं। तो बनने के जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नंबरिंग कर देते हैं।
उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस बैक्टीरिया में डालना है। तो जब हमको वो डालना है, होस्ट सेल में हमको डालना है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो हम लोग उसको सीधे जीन, उसको अगर आप लोग होस्ट सेल में डाल देंगे, उसके डीएनए से जब वो हमारा जीन मैच ही नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? तो काम ही नहीं करेगा। इसीलिए जब हम बैक्टीरिया में डालते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करते हैं, उसके लिए एक वेक्टर लेते हैं। वेक्टर माना कि एक कार समझ लो आप, कार यानी कि एक कार में बिठा के मैं उसको बैक्टीरिया के अंदर डालूंगी। यानी प्लाज्मिड को ली मैं, अब प्लाज्मिड का एंडो जो प्रतिबंधन एंजाइम से मैं कटिंग की, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाई, उसको फिट कर दी। उसके बाद ये प्लाज्मिड जो है उसको वेक्टर बोलूँगी, या समझ लो एक कार में बिठा के इस बैक्टीरिया में डालूंगी, तभी वो जाकर डीएनए से मैच खाएगा और अपनी कई प्रतिक्रिया बनाना स्टार्ट करेगा। जो वेक्टर है ना, सीधे डाल देते हैं, वो कोई भी काम करने रहता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। हमको अप्रत्यक्ष रूप से एक हमको वेक्टर लेना पड़ता है, उसमें हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके बैक्टीरिया में डालना पड़ता है। वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सप्रेशन और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर। एक्सप्रेशन यानी जो बैक्टीरिया के अंदर जाके एक्सप्रेस करे अपने को। हमको अगर इंसुलिन चाहिए तो इतना इंसुलिन बना दे जो हमारे यूज़ के काम आए, एक्सप्रेस करे अपने को। और दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर, यानी उनका सिर्फ हमको जीन की कॉपी चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। सिर्फ कॉपी बनाता है, उसका हमको अभी कोई यूज़ नहीं है। हमको एक्सप्रेशन वाला चाहिए जिसमें बहुत सारे इंसुलिन या बहुत सारे जो आवश्यक पदार्थ जो हमको चाहिए वो बने और हमको यूज़ करें। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम हम देखेंगे। पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के 4 प्रक्रम हैं। पहला, डीएनए का विलयन या पृथक्करण। दूसरा, डीएनए का खंडन। तीसरा, डीएनए खंड का संवाहक से बंधन। और चौथा है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। पहला जैसे हम देख रहे हैं डीएनए का विलयन या पृथक्करण। अब हमको पता है कि हमको डीएनए चाहिए, तो हमको उसको अलग तो करना पड़ेगा उस बैक्टीरिया से या किसी भी एनिमल सेल से। अगर हम एनिमल सेल लेते हैं तो हमको उसका बाहरी आवरण तोड़ना पड़ेगा। अगर हम पादप सेल लेते हैं तो सेल्यूलोज का आवरण है, सेल्यूलेज डालना पड़ेगा। मैंने बताया था कि एंजाइम की सहायता से इसके चारों ओर का आवरण हमको तोड़ना पड़ेगा। अगर हम कवक लेते हैं तो कवक के चारों तरफ का आवरण काइटिन है, तो हमको काइटिन तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग काइटिनेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, यानी एंजाइम का यूज़ करके हम इसके सेल वाल या बाहरी आवरण को तोड़ देते हैं। क्योंकि हम पहले विधि में चल रहे हैं, डीएनए का हमको चाहिए पृथक्करण चाहिए, तो हम लोग उसमें एंजाइम डालकर बाहरी आवरण तोड़ देंगे। अब उसके अंदर उस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे लिपिड, शर्करा, आरएनए ये भी पाए जाते हैं कि नहीं? जैसा चित्र में देखो, अगर हम टूट जाएगा उसके बाद कई उसमें डीएनए हमको चाहिए, उसके साथ साथ प्रोटीन है, शर्करा है, अब उसको भी हमको हटाना है। तो अब हमको प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीनेज डालना पड़ेगा एंजाइम उसको तोड़ने के लिए। अगर लिपिड है तो लाइपेज डालना पड़ेगा, आरएनए है तो आरएनएज डालना पड़ेगा। इस प्रकार क्या होगा, पूरा जो सेल है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहाँ पर सिर्फ हमको दिखेगा डीएनए, लेकिन पूरे उसके बीच में डीएनए का स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। लेकिन अब क्या है, ये भीड़ में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आरएनए के भी टुकड़े पड़े हुए हैं, लिपिड का भी टुकड़ा है, शर्करा का भी टुकड़ा पड़ा हुआ है कि नहीं। अब उससे हमको डीएनए को अलग करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, ठंडा एथेनॉल लेंगे हम लोग, एकदम चिल्ड एथेनॉल का एक परख नली में या किसी भी बीकर में, जैसे चित्र में देखो बीकर में डला हुआ है। नीचे की तरफ जो देख रहे हो जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी जो भी आपके टुकड़े थे ना, जो सेल के अंदर के प्रोटीन, शर्करा, लिपिड, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नीचे चले जाते हैं चिल्ड एथेनॉल को हम जब उसमें डालते हैं तो। और जो हमको चाहिए डीएनए वो ऊपर, जैसे आप देखते हो ना, जैसे अंडे को हम टुकड़ा करते हैं तो कैसे चिपचिपा पदार्थ दिखता है ना, ऐसे ही सारे डीएनए जो है ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम एक स्पून या किसी भी रॉड से, जैसे चित्र में देखो स्पून या रॉड से घुमा के हम उसको निकाल देते हैं। इस विधि को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग की विधि, स्पूलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्पूलिंग किसे कहा जाता है, तो अपशिष्ट जो पदार्थ नीचे आ जाते हैं चिल्ड एथेनॉल में जाने के बाद, और ऊपर की ओर डीएनए के
पूरे स्ट्रैंड या डीएनए का पूरा धागा आ जाता है, जिसको एक स्पून की सहायता से ऊपर निकाल लिया जाता है। देखिए चित्र में दिख रहा है ना। और तो इस विधि को हम स्पूनिंग कहते हैं। दूसरी विधि है डीएनए का खंडन। डीएनए आप जानते हैं डबल हेलिक्स है, कितना बड़ा है वो स्ट्रैंड। जो हमको डीएनए का हम पृथक्करण किए थे तो डीएनए का हमको बहुत बड़ा चेन मिल गया है। अब इतना बड़ा चेन मिला है, हमको पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए। अब उसमें हमको माना कि इंसुलिन का जीन चाहिए, तो हमको बीच में छोटा सा जीन चाहिए। अब वो जीन हम कैसे निकालें? ये जो क्रोमोसोम बहुत बड़ा हमको डीएनए मिला है, तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? जो मैंने बताया था, आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर। ये क्या करता है, अपने ऐसा ही एंजाइम का हम यूज़ करते हैं जो अगर मेरे को इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन के अपने जगह को पहचानेगा, रिकॉग्निशन साइट को पहचानता है, वैसे ही एंजाइम का हम यूज़ करेंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? इंसुलिन के जीन को पहचानेगा। और किन स्थानों पर? मैंने बताया था, जैसे मैंने बोला था कि मलयालम, अगर हम इस तरफ से भी पढ़ेंगे तो मलयालम, पीछे की तरफ से भी पढ़ेंगे तो मलयालम।